बच्चों, आज हम आपको वृषण की संरचना के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम आपको बताया था कि जो मानव जनतंत्र है, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लिंकी है, उसमें सेक्सुअल डायनामिज्म यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव को हेल्प करते हैं, मादा में कौन कौन सी संरचनाएँ जन्म क्रिया भाग होती है। अब जो नर है, जो मनुष्य है, मानव, उसमें मुख्य जनन टेस्टिस, वृषण जिसे कहते हैं, वृषण की संख्या 2 होती है, जोड़ी होती है और ये शरीर से बाहर 3 डिग्री सेल्सियस कम पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। अब बच्चों इसके बारे में और विस्तार से इसकी संरचना के बारे में जानना चाहिए। जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसका निर्माण वृषण में 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। और वृषण की अगर हम संरचना की बात करें तो प्रत्येक वृषण 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा, गुलाबी रंग का अंडाकार। बच्चों, इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम है। बच्चों, वृषण के अंदर प्रत्येक वृषण के अंदर 200 से 400 की संख्या में शंक्वाकार पट्टियों से बटा हुआ पिंडक होते हैं। फिर से सुने, इन पिंडकों की संख्या 200 से 400 तक होती है और प्रत्येक पिंडक में शुक्रजन नलिकाएँ, जिसकी संरचना का चित्र हम आपको बनाए हैं ब्लैक बोर्ड पे। शुक्रजन नलिकाएँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी में कुंडलित रूप में फैली। बच्चों, इसी शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस प्रक्रिया को, जिसमें शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन कहते हैं। शुक्रजनन यानी शुक्राणुओं का निर्माण। इसके अलावा बच्चों, इसमें इंटरस्टिशियल सेल, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखें, इंटरस्टिशियल सेल या सेल्स ऑफ ब्लीडिंग, इंटरस्टिशियल सेल या सेल्स ऑफ ब्लीडिंग। तो सेल्स ऑफ ब्लीडिंग ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम करती हैं, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। और बच्चों, ये टेस्टोस्टेरोन मस्कुलाइजिंग कैरेक्टर यानी नर लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, नर लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। अब बच्चों, हम आगे बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, अगर उसकी संरचना के बारे में हम देखें तो कई जो ट्यूब्यूल संरचनाएँ होती हैं, उसमें आप चारों तरफ देखें, फाइब्रस शीथ होती है, फाइब्रस शीथ है, ये फाइब्रस शीथ है, फाइब्रस शीथ है, ये 5 पिंडक, एक पिंडक दूसरे पिंडक से फाइब्रस शीथ से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोगी होता है। कनेक्टिव टिश्यू से कई लोगों पिंडक है, एक पिंडक दूसरे पिंडक से बीच में भाग है, एक पिंडक से दूसरे बीच में, उसमें क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ब्लीडिंग है। हमने आपको बताया कि ये नर भाग से। अब इसमें बच्चों जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस पर लोग की गोलियाँ आप जर्मिनल इस पर स्पर्मेटोगोनिया है, यानी यही वो कोशिकाएँ जो
आगे चल करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आते हैं। तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, आगे से विभाजन होता है, जनरल इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिससे आगे चलकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो स्पर्मेटिड में चेंज होता है। बच्चों जो स्पर्मेटिड है वो हाइप्लॉइड होता है, आगुरित होता है। इसके अलावा आप इसमें देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स हैं जो पोषक पदार्थों का संचार करने के लिए होते हैं। जो स्पर्मेटिड है आगे स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है और ये स्पर्मेटोजोआ सेल्स ऑफ सर्टोली, जो सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली की कोशिकाओं से बच्चों पोषक पदार्थ को प्राप्त करके स्पर्म में बदल जाते हैं। इस तरह से वृषण की संरचना में जो टेस्टिस है उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, शुक्रजनन नलिकाएँ हैं, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। आगे बच्चों हम आपको बताएंगे कि मादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अलावा हम आपको 2 लाइन में ये भी बता दें कि पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सहायक जनन ग्रंथियों में बच्चों सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल सहायक जनन ग्रंथियाँ, सहायक जनन ग्रंथियाँ, सहायक जनन ग्रंथियाँ नर में सहायक जनन ग्रंथियाँ, इसमें एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है कार्पस। 3 है सहायक जनन ग्रंथियों में, नर में 3 सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं, सेमिनल वेसिकल्स, 3 जनन संरचनाएं हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस। तो अगर हम जो सेमिनल वेसिकल है अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो सेमिनल वेसिकल है ये थैलीनुमा रचना होती है, 5 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है और इससे जो फ्लूइड निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, उस तरल पदार्थ में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्रोस्टाग्लैंडिन तथा सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन होती है और ये बेसिक नेचर का होता है, इसका स्वभाव क्षारीय होता है। अब बच्चों हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के चारों ओर लगा हुआ होता है और यह ग्लैंड एक सफ़ेद रंग के अम्लीय यानी एसिडिक नेचर, आप देख रहे हैं जो सेमिनल वेसिकल है उससे बेसिक फ्लूइड रिलीज होता है, जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इससे एसिडिक फ्लूइड रिलीज होता है और जो सीमन होता है उसका 20% भाग ये होता है और 60% भाग सेमिनल वेसिकल का होता है। तो जो 25% सीमन का पार्ट है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से सिट्रेट, फास्फेटेज और कई तरह के एंजाइम, प्रोटीयोलिटिक एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइड्रोनोडेज आदि एंजाइम सेक्रेट। बच्चों पुरुषों में 45 से 50 उम्र के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्योंकि ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर होती है, तो 40 से 50 उम्र के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। 45 to 50 से 50 वर्ष की उम्र के बाद लगभग प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाती है, जिससे बच्चों मूत्र विसर्जन में कठिनाई होती है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है।
अब बच्चों आगे है काउपस ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये दाएं बाएं मूत्र मार्ग की तरफ स्थित होती है और इससे जो फ्लूइड रिलीज होता है वो भी क्षारीय होता है और क्षारीय होने के कारण ये जो मूत्र की अम्लीयता होती है उसको समाप्त कर देता है, जिससे कि शुक्राणु नष्ट नहीं होते। बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको मादा जननांग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।